आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड फोर्स। पहला चीज तो ये है कि व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सिंपल सा डेफिनेशन है। तो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अगेन कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होता है या फिर स्केलर होता है। वेक्टर कब होता है? अगर वो फिजिकल क्वांटिटी के पास कुछ उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होता है तो हम कहेंगे वो वेक्टर है। और कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, ऐसे बोल दो काम बन जाता है तो हम कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1। फोर्स is a physical quantity that can be physical quantity which can change the state of rest or motion of a body, मीन्स कोई बॉडी अगर रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो उसका मोशन को बदल सकता है। और क्या कर सकता है? डू वर्क ऑन ए बॉडी, कोई बॉडी के ऊपर कुछ वर्क कर सकता है। मतलब कोई बॉडी को डिस्प्लेस करके एक जगह से दूसरे जगह लेगा। शुरू में रेस्ट में था, कुछ वर्क किया तो बॉडी मूव करने लगता है, बॉडी के पास कुछ एनर्जी आ जाता है। एनर्जी क्या है फिर? एनर्जी इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन डू वर्क। जो काम कर सकता है उसको एनर्जी कहते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और वर्क क्या है? व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, यू से सम वर्क इज डन ऑन द बॉडी। जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई एक फोर्स लगाते हैं तो मूव करने लगता है। कुछ समय के बाद उसके पास कुछ स्पीड या वेलोसिटी आ जाता है तो उसके चलते उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। सो इसे फोर्स कैन डू वर्क ऑन ए बॉडी। ये सारा पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल्स में पूरा एकदम माइन्यूटली हम लोग स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में। अभी आपको मैं हिंट्स में दे रहा हूँ क्योंकि मैं फोर्स का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कशन करना चाहता हूँ इसमें। Do work on a body. Force can change shape and size of a body. कोई बॉडी को आप उसका शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हो। कोई एक मिनरल वाटर का बोतल ले लिए, पानी पी लिए, उसके बाद उसको मोड़ के यू हैव क्रॉस्ड इट, तो ये पूरा उसका शेप एंड साइज बदल गया, है ना। कोई स्पॉन्ज है, दबा दिए, छोटा हो गया, छोड़ दिए, बड़ा हो गया। बाय चेंजिंग अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। कैन कीप ए बॉडी इन एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, तो लिख चुके थे एक्सीलरेटेड मोशन। यू नो एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। ऐसे कुछ चीजें आपको छोटे छोटे चीजें मालूम है, मैं जस्ट लिस्ट आउट कर रहा हूं। तो कोई बॉडी को कोई फोर्स किसी एक बॉडी को एक्सीलरेटेड मोशन में रख सकता है। ठीक, ओके। पॉइंट नंबर 2। Force is a vector. It has magnitude and direction. फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। यूनिट क्या है फोर्स का? यूनिट इज न्यूटन। ये है एमकेएस यूनिट सिस्टम में, इट इज डाइन्स, यस
इन CGS यूनिट सिस्टम में, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 times. 1 Newton is 10 to the power 5 times. There is another force also in terms of gravitational unit, that is called kg force. Gravitational unit of force. Gravitational unit of force is kgf. ठीक है, kgf is gravitational unit of force is kgf. 1 kgf is the force equal to weight of a mass of 1 kg. 1 kg का मास का जो वेट है, वेट भी एक फोर्स है, दैट इज कॉल्ड 1 kg फोर्स. ठीक है, ये समझने के लिए आसान हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 kg फोर्स को न्यूटन में या डाइन में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे 1 kg फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 kg मास. 1 kg मास का वेट कितना होगा, सो आप कहेंगे 1 kg फोर्स इट इज वेट ऑफ 1 kg. 1 kg का क्या होता है, 1 into g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. g का वैल्यू 9.8 है, जिसको हम 10 ले लेते हैं, तो हम कहेंगे इट इज सेम एज 10 न्यूटन. 1 kg फोर्स इज 10 न्यूटन. समझ में आया? फाइन. पॉइंट नंबर 3. तो हम देखेंगे कि इसमें फोर्स को अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ लेट अस सी पॉइंट नंबर 3. फोर्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे. अब कोई फोर्स को वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर को एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं. वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो मार्क, है ना, ये हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो कोई अगर फोर्स है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टू ईस्ट, मतलब हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक एरो मार्क से रिप्रेजेंट करना है जिसका लेंथ होगा 10 यूनिट्स. ग्राफ पेपर में कैसे करना है, 10 यूनिट्स इंडिकेटिंग टुवर्ड्स ईस्ट. तो ये हो गया फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट. ये आप लोगों को मालूम है. दिस इज नॉट पॉइंट नंबर 3, क्योंकि एक वेक्टर है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये चीजें सबको मालूम है. ओके, नाउ ये जो फोर्स है ये कैसे होता है, ये फोर्स कैसे एक्ट करता है. कोई भी फोर्स को मैनिफेस्ट होने के लिए एक एजेंट की जरूरत होता है और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है. ठीक है ना, एक एजेंट रहता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है. अगर सिर्फ एजेंट रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फोर्स कैसे लगेगा. या फिर ऑब्जेक्ट है, कोई एजेंट नहीं है फोर्स लगाने के लिए, तो फोर्स कैसे लगेगा. तो कोई एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है. अच्छा, तो हम कहेंगे फोर्स इज मैनिफेस्टेड, a force comes into play when an agent applies it on an object. The force applied by agent on object is called action. The force applied by the agent on the object is called action. अच्छा, तो फिर फॉर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 आएगा. देयर इज ए न्यूटन्स लॉ. आप लोगों को मालूम है, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं. न्यूटन्स लॉ, आई विल से इट इज द थर्ड लॉ. थर्ड लॉ क्या कहता है,
थोड़ा थोड़ा सारा जानकारी हमें रखना चाहिए। फॉर एवरी एक्शन, क्या है आगे की स्टेटमेंट मालूम है क्या? देयर एग्जिस्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर एक नया टर्म आ रहा है, रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? रिएक्शन इज द फोर्स गिवन बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट। The reaction is the force given by the object on the agent. तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? For every action there exists an equal and opposite reaction. Every action means what is action? Action is nothing but the force. कौन सा force? The force applied by the agent on the object. Agent object के ऊपर जो force लगाएगा उसको हम कहेंगे action. तो for every action there is an equal and opposite reaction. क्या है reaction? Reaction is nothing but the force given by or applied by, उल्टा लिखेंगे, given नहीं है, applied by, force applied by, it is the force applied by object on the agent, applied by, force applied by the object on the agent। क्या मतलब हुआ? जब भी कोई एजेंट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देगा, ऑब्जेक्ट एजेंट के ऊपर वापस फोर्स देगा। जब भी कोई एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देगा, ऑब्जेक्ट एजेंट के ऊपर वापस फोर्स देगा। जैसे मान लो यू आर सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर एंड हियर इज ए टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। That table is also connected on wheels. See, this table is also connected on wheels. Now, what you do? When you push this table, you are the agent, table is the object. अगर ये you are agent, table is the object, तो होगा क्या? You will see this table will be moved because of the force called action. But at the same time, when you are pushing the table, table is pushing you back in the opposite direction, equal and opposite force, that you call as reaction. तो क्या होगा? जैसे आप टेबल को पुश करोगे, the table will move. The table will move because of action in this direction, and you will move in the backward direction because of the reaction. समझ में आ रहा ना? कभी कभार लोग पूछ लेते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, व्हाई? अरे बड़ा सिंपल सा, अरे अगर कोई बॉडी है, इसके ऊपर आप एक ऐसा 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे, ये 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे, these two forces are equal and opposite, they are cancelling out, so the body is not moving. But see here case is something different. Action is acting on one body and the reaction is acting on another body, not on the same body. Will they cancel out? Action is acting on the object, reaction is on the agent. How can they cancel out? If they act on the same body, then only they will cancel out. है कि नहीं? So action and reaction do not cancel out. तो ये जो चीजें हमें समझ में आया, उसको देख के हमें नोट कर लेना चाहिए। यहाँ पे क्या नोट कर लेना चाहिए? हम कहेंगे as action and reaction act on two different bodies, they do not cancel out each other. हाँ, ये भी तो एक कंफ्यूजन था। They do not cancel out each other. समझ में आ गया सर? अच्छा, ठीक है। तो क्या देखें, जब भी कोई फोर्स को मैनिफेस्ट होना है, जब कोई एजेंट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, अब वो फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स कब कहेंगे, इंटरनल फोर्स कब कहेंगे? चलिए हम सारा डेफिनेशन देते हैं ताकि हम इसको यूज कर पाए ढंग से। तो हम कहेंगे
पॉइंट नंबर 4, शायद ये पॉइंट नंबर 4 है, यस पॉइंट नंबर 4 है, नहीं पॉइंट नंबर 5 है, हम कहेंगे पॉइंट नंबर 5। इफ द एजेंट इज outside the boundary of the object, then the action means the force applied by the agent on the object is called external force। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हुआ the agent must be outside the boundary of the object। जैसे मान लो कि ये कोई एक कार है, ये कार में आप यहाँ पे बैठे हुए हो अंदर, और बैठ के क्या कर रहे हो, सामने वाले सीट को आप यहाँ पे बैठ के सामने वाले सीट को पुश कर रहे हो। तो जब सामने वाले सीट को आप पुश कर रहे हो तो आप क्या देखोगे, मैन exerts internal force, on car। Suppose same car is here somewhere, सपोज हम कहेंगे ये कार दोबारा यहाँ पे है। अब ये कार में आप अंदर नहीं बैठे हो, बाहर बैठे हो, और क्या कर रहे हो, बाहर खड़े हो के आपने इस कार को पुश कर रहे हो। तो आप कहोगे मैन exerts external force on car। हाँ सर, समझ में आया? कितना आसान है, हमने अननेसेसरी इसको कंफ्यूजिंग सोच रखा था। कुछ नहीं है, अगर प्रॉपर डेफिनेशन के साथ देखोगे थिंग्स बिकम वेरी सिंपल। तो व्हाट यू फाइंड, हियर द मैन इज एक्सर्टिंग एन इंटरनल फोर्स ऑन द कार, हियर द मैन इज एक्सर्टिंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द कार। आगे हम लोग न्यूटन्स लॉ वगैरह देखेंगे तो देखेंगे एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो वही बॉडी रेस्ट में था, मोशन में होगा। इंटरनल फोर्स दोगे तो रेस्ट में से मोशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो सारे देखेंगे बाद में, बट दैट इज नॉट द टॉपिक नाउ। वी आर जस्ट गोइंग फॉर द फंडामेंटल कांसेप्ट्स एसोसिएटेड विद फोर्स। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया तो बताओ क्या कहोगे आप? क्वेश्चन है आपके लिए, वेट ऑफ ए बॉडी इज एन एक्सटर्नल और internal force on the body, internal force on body। क्वेश्चन है ये, सोचो कोई एक बॉडी का जो वेट है, सपोज ये एक पेंडुलम है, ऐसे झूल रहा है, ये बॉडी का एक वेट है। अगर ये mkg का मास है तो उसका वेट होता है mg, आप लोगों को मालूम है। ये जो फोर्स है, ये फोर्स के लिए कौन है एजेंट, कौन है ऑब्जेक्ट? हम जानते हैं कि कोई भी एक फोर्स के लिए यू ऑलवेज नीड एन एजेंट एंड एन ऑब्जेक्ट। हु इज अप्लाइंग दिस फोर्स ऑन दिस? अर्थ। अर्थ इज पुलिंग इट, सो अर्थ इज द एजेंट, दिस पेंडुलम इज द ऑब्जेक्ट। अर्थ इज पुलिंग दिस। क्या अर्थ इस पेंडुलम की बाउंड्री के बाहर है? बाहर है, तो हम क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। समझ, ये लॉजिक समझो। अब आंसर पे ज्यादा ध्यान न दो, लॉजिक समझो, क्योंकि यही कंफ्यूजन करता है। फिर आगे चल के कोई आपको पूछ लेगा, चलिए मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं, आपके ऊपर ही चीजों को छोड़ देता हूं, सोच के बताना कि अगर ये एजेंट है, पेंडुलम ऑब्जेक्ट है, अब एजेंट ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, mg इज द फोर्स दैट विल कॉल एज द एक्शन। नाउ रिकॉग्नाइज व्हाट इज द रिएक्शन हियर। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज, बताओ यहाँ पे कौन सा फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे? आपके लिए छोड़ दिया, आंसर मैं नहीं बता रहा हूं। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इफ यू गो थॉरोली थ्रू एवरी स्टेटमेंट, देन ओनली यू विल फाइंड यू हैव नो कंफ्यूजन, ग्रेट सॉल्यूशन, एवरीथिंग विल बी क्लियर। समझ में आ रहा ना? इसलिए हड़बड़ा के आंसर देने की
हड़बड़ी मत करो, हर चीज को मैं जैसे धीरे 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 फाउंडेशन डाल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। The action is given by the agent on the object. Reaction कौन किसके ऊपर देता है? स्टेटमेंट पे वापस चलते हैं। What was the reaction? A reaction is the reaction is the force applied by the object on the agent. यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कौन था? पेंडुलम। अर्थ पेंडुलम को खींच रहा था। अर्थ वाज एजेंट, ऑब्जेक्ट वाज पेंडुलम। तो जब ये अर्थ को खींचेगा, ये भी जैसे अर्थ पेंडुलम को खींचेगा, पेंडुलम भी अर्थ को भी खींचेगा। अब पेंडुलम अर्थ को वापस खींच रहा होगा। दैट इज व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स। समझ में आ रहा ना? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स देगा, ऑब्जेक्ट एजेंट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देगा। मैं थर्ड लॉ में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता दिया यहाँ पे कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, दे डू नॉट कैंसिल आउट। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। विल गो वेरी डिटेल्स, न्यूटन थर्ड लॉ जब पढ़ेंगे क्या है इसके पीछे मैजिक, वो सारा मैजिक को हम लोग देखेंगे। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। वी हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज एजेंट, what is object, what is action, what is reaction, what is external force, what is internal force. Now we go for next point number 5. Point number 6. Force can be of two types. क्या है? Force can be of two types. एक तो हुआ contact force, दूसरा हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपके अंदर जो छोटे छोटे मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करते हुए चलो, उसी को धावा मत बोलो मेरे ऊपर, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब हुआ एजेंट टचेस द ऑब्जेक्ट एंड applies force, तो हम इसको कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। एजेंट अगर ऑब्जेक्ट को टच करके फोर्स लगा रहा है ना, ठीक है। जैसे आप कहोगे पुशिंग ए टेबल, टेबल को जब आप पुश करो, आप उसको टच करके पुश करो हवा में, टेबल तू जा जा बोलोगे, जाएगा क्या? नहीं जाएगा, टेबल को पुश करना पड़ेगा, तो यू हैव टू टच इट। हाँ, तो पुशिंग द टेबल। अच्छा, क्या कहोगे आप फ्रिक्शन के बारे में? ये फ्रिक्शनल फोर्स, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करता है कांटेक्ट में, तभी तो आ रहा है। और क्या होता है? आप कह सकते हो आपका बुआंट फोर्स, ये भी तो लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा तभी बुआंट फोर्स, ये सब एक कांटेक्ट फोर्स। ऐसे ढेर सारे कांटेक्ट फोर्स है, ढेर सारे कांटेक्ट फोर्स है। जैसे कोई ब्लॉक को आप कोई एक रस्सी लगा के खींच रहे हो, तो आप रस्सी लगा के खींच रहे हो ना, द टेंशन इन द थ्रेड, यस, टेंशन इन थ्रेड, ठीक है ना। तो टेंशन इन थ्रेड इज आल्सो ए कांटेक्ट फोर्स। देयर आर सो मेनी कांटेक्ट फोर्सेस, so many, very few non-contact forces you are coming into action in your day-to-day life. जितने सारे फोर्स हम देख रहे हैं सारे कांटेक्ट फोर्स है। हाँ, आपको अपनी दोस्त के साथ इतना प्यार है, बस कॉल कर दिए, वो खींचा चला है आपके पास, विदाउट टचिंग हिम यू हैव कॉल्ड एंड ही हैज कम, दैट मींस दैट इज ए नॉन-कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं, आपका पर्सनालिटी का फोर्स है। अरे वो नहीं है, दैट फोर्स इज नॉट मेजरेबल, सो इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे? हर चीज का माइन्यूट डेफिनेशन को याद रखो, बुक में नहीं मिलेगा, और उसी के चलते बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? एजेंट डज नॉट टच द ऑब्जेक्ट and applies force, बिना टच किए। जैसे आप कहोगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, है ना। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है ना। तो हमें कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स धीरे धीरे समझ में आने लगा है। थोड़ा इनको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स और ये हो गया हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना छुए भी ये फोर्स एक्सर्ट हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, एजेंट, ऑब्जेक्ट, एक्शन, रिएक्शन, सारे टर्म का डिक्शनरी मीनिंग आपको समझ में आ गया? यस यस। हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा थ्योरी को पढ़ तो लेते हैं, कभी उसको फिजिकली रियलाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं। किसी को बोलोगे ठीक है तुम मेरे हाथ में 1 न्यूटन फोर्स में प्रेस करो, वो पूरा फिजिक्स में पीएचडी कर चुका होगा, लेकिन 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है उसके अंदाज नहीं है। एज यू आर नॉट फिजिकली एबल टू रियलाइज, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट थिंग्स। ये प्रॉब्लम है थ्योरी और प्रैक्टिस में। अगर आपके पास सोचते हो कि आपको मालूम है 1 न्यूटन इतना होगा या उतना होगा, किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाओ, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होता है, हाथ रखो और आंख बंद करके कहो कि मैं उसको अभी 200 न्यूटन में पुश करना चाहता हूँ। पुश करो, आंख खोल के देखो क्या 200 न्यूटन दिखा रहा है? अगर नहीं दिखा रहा है मतलब सोचो आपके पास अंदाज नहीं। आपके पास एक फिजिकल रियलाइजेबिलिटी होना चाहिए कि ये कितना फोर्स है। कुछ लोगों के पास है, कोई भी चीज ले लेंगे हाथ में, हाँ ये आधा किलो का होगा, ये 200 ग्राम का होगा, सेंसिंग द ग्रेविटेशनल वेट दे कैन से। ये अंदाज होना बहुत जरूरी है टू ब्रिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। नहीं तो बस थ्योरी के गुण गाते रहेंगे, जैसे आजकल के काफी पंडित रहते हैं ना, मंत्र गाते रहते हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशंस या फिर प्रैक्टिकल यूज में आता नहीं है। फिजिक्स का मतलब चीजों को समझना है और फील करना है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है फिजिक्स में जिसको आप फील नहीं कर सकते, सब कुछ फील कर सकते हो, बस आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। Anyway, so we have seen all these things. We have seen agent, object, external force, internal force, action, reaction, and contact and non-contact forces. तो weight of a body is a non-contact force. आपको अभी ये समझ में आ गया। Point number 7. Point number 7 में मैं आपको बताना चाहता हूँ about different types of contact forces. 2 ठो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और 1 ठो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास आप लोग माइनर क्लासेस में हो तो थोड़ा सा कंसेप्ट लेकर आगे बढ़ेंगे। जितना सीखेंगे बढ़िया से सीखेंगे। चलिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, 2 ठो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? व्हेनेवर two bodies are in contact, whenever 2 bodies are in contact, they exert equal and opposite forces onto each other, opposite forces onto each other in a direction. नॉर्मल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू देयर सरफेसेस, perpendicular to their smooth surfaces, surfaces of contact। बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है, आपको मालूम नहीं होगा पहले से, आप इसको थोड़ा सा हजम करो और एक्सेप्ट करो। क्या बोल रहा है? जब भी 2 बॉडी आपस में टच में है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स देते रहेंगे। जब तक टच में है तब तक फोर्स देते रहेंगे। कैसा फोर्स? ये जितना फोर्स देगा उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देगा। फोर्स इज ए वेक्टर, इसका इक्वल एंड अपोजिट फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट। 10 न्यूटन इधर को, अपोजिट हुआ 10 न्यूटन इधर को, है कि नहीं? लाइक दैट। सो व्हेनेवर 2 bodies are in contact, they exert equal and opposite forces. They exert equal and opposite forces
onto each other in a direction normal to their smooth surfaces of contact. Smooth surface मतलब यहाँ पे फिर से आपको कंफ्यूज करने के लिए एक टर्म में लिख दिया हूँ स्मूथ सरफेस। स्मूथ का मतलब तो आप जानते हो रफनेस नहीं है, पॉलिश सरफेस। आप फिलहाल ये सोच के चलो पॉलिश सरफेस मतलब जिसमें अगर रगड़ोगे तो कोई हीट जनरेट नहीं होगा, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, स्मूथ सरफेस। जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में है they will exert equal and opposite forces onto each other. किस डायरेक्शन में? नॉर्मल टू देयर स्मूथ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। जैसे मैं कहूं कि मैं मान लो कि सपोज हम कहेंगे ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, इस वॉल से कोई एक बॉल को झुला दिया गया है, एक बॉल है, ये बॉल को किसी एक थ्रेड से बांध दिए हैं। नाउ थिंक दिस बॉल इज इन कांटेक्ट विद द वॉल एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट ए। आप क्या कहोगे? आप कहोगे 8 पॉइंट ए द बॉल exerts a force on wall and the wall exerts equal and opposite force, equal and opposite force on ball। कहने का मतलब है जहां पर ये दोनों कांटेक्ट में है, कौन सा पॉइंट में? पॉइंट ए में। पॉइंट ए में आप देखोगे ये बॉल वॉल को पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, जितना फोर्स में पुश कर रहा है वॉल बॉल को भी पुश कर रहा है उतनी ही फोर्स में। क्या आप लोग ढंग से समझ रहे हो? तो बताओ क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि एक फोर्स आ रहा है वॉल के ऊपर, दूसरा आ रहा है बॉल के ऊपर। दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट, दे विल कैंसिल आउट ओनली इफ दे आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। इसलिए ढंग से समझते हुए जाओ, कोई मिसकंसेप्शन मत बनाओ। ये बॉल वॉल के ऊपर जितना फोर्स दे रहा है वॉल बॉल के ऊपर उतना ही फोर्स दे रहा है। दे आर मेकिंग ए पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट। ये दोनों फोर्स कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि एक बॉल वॉल एक फोर्स वॉल के ऊपर आ रहा है, दूसरा बॉल के ऊपर आ रहा है। दोनों फोर्स एक के ऊपर आएगा तो कैंसिल करेगा, अलग अलग बॉडी के ऊपर आएगा तो कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा तो ये बात, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं। जैसे आप अगर किसी एक दुश्मन को एक थप्पड़ लगा दिए, वो आपको एक थप्पड़ लगा दिया, हम लोग कहते हैं ना चलो बराबर हो गया। बराबर होता है क्या? नहीं होता है। एक थप्पड़ तुम खाया, एक थप्पड़ वो खाया, कैसे बराबर हुआ? है कि नहीं? तो कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसको बोलना चाहिए महात्मा गांधी का नीति, इधर से मारा है ना, इधर से भी एक मार दे तो होगा क्या? कैंसिल होगा। तो दो ठो मारेगा तो आपको कैंसिल होगा। फिजिक्स को डे टू डे लाइफ में यूज मत करना, फंस जाओगे। समझ में आ रहा है? उल्टा पुल्टा यूज कर लिए तो मार खा के घर आओगे। सर बोले थे कैंसिल करवाना था, मैं इसे कैंसिल करवा के आया। एक बार मारा, मैं बोला दोबारा मार दो उल्टा, है ना, मार खा के घर आओगे। तो कैंसिल नहीं होता है कोई चीज, तो ये फोर्स दोनों कैंसिल नहीं हो रहे। हाँ यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है आपको कि द फोर्सेस आर नॉट ओनली इक्वल एंड अपोजिट, द फोर्सेस आर नॉट ओनली इक्वल एंड अपोजिट, दे आर परपेंडिकुलर टू देयर स्मूथ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। ये वॉल को ये परपेंडिकुलर है, ये बॉल को ये परपेंडिकुलर है। ये नहीं कि इस पॉइंट में ये ऐसा फोर्स लगा दिया, नो 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 नो, ऐसा फोर्स नहीं होगा। Force has to be normal to the surface, normal to the surface, provided the surfaces are polished, smooth, कोई फ्रिक्शन नहीं है, रफनेस नहीं है। अगर रफनेस होगा तो फोर्स टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ये फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट, बट द फोर्सेस विल नॉट बी नॉर्मल फोर्सेस। वो फोर्स सरफेस के साथ कुछ एंगल करके भी हो सकता है। अभी हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो ये जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का पॉइंट था, इसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। Whenever two bodies are in contact, they exert equal and opposite forces onto each other in a direction normal to their smooth surfaces of contact। हाँ ठीक, ये चीज हमें समझ में आया। ठीक, बॉल
will move or not? So one of you are asking, क्या ये तो फोर्स बॉल के ऊपर है तो बॉल मूव करना चाहिए। अब बॉल मूव करेगा कि नहीं करेगा वो तो डिपेंड करता है कि बॉल के ऊपर और क्या क्या फोर्स आ रहा है। क्या सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा है? और भी तो फोर्स आ रहा है। ये थ्रेड भी तो खींच रहा है, ग्रेविटी भी तो खींच रहा है। सारा फोर्स का टोटल इफेक्ट से बॉल मूव करेगा। अगर टोटल इफेक्ट मिलके जीरो हो जाएगा तो बॉल मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। हाँ हाँ, समझ में आ रहा ना? तो ये अकेला फोर्स नहीं है, बस ये फोर्स होता है। बॉल मूव करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करता है उसके ऊपर और क्या क्या फोर्सेस है। तो कांटेक्ट फोर्स में हम लोग पहला फोर्स देख लिए ये कि whenever two bodies are in contact they will exert forces onto each other. किसे? नॉर्मल फोर्स to their smooth surface of contact. And what is the relation between the forces? The forces are equal and opposite. दूसरा बहुत ही प्रोमिनेंट कांटेक्ट फोर्स जो आता है हर वक्त काम में, दैट इज टेंशन इन ए थ्रेड। अब टेंशन तो देखो आप लोग भी बता देते हो, टेंशन इन ए थ्रेड क्या है? मतलब आपको फीलिंग आ रहा है कि एक फोर्स है, ये हम बात कर रहे हैं मासलेस थ्रेड का, ठीक है? मासलेस थ्रेड, कोई मासलेस थ्रेड के बारे में बात करें, टेंशन इन ए थ्रेड की बात करेंगे तो आप जानते हो कि टेंशन इन ए थ्रेड, आप लोग भी कभी कभी भी बोल दिए कि टेंशन इन द थ्रेड इज द फोर्स, मतलब टेंशन इज ए फोर्स, यू हैव अंडरस्टूड। इफ इट इज ए फोर्स इट मस्ट बी ए वेक्टर, इफ इट इज ए वेक्टर इट मस्ट बी हैविंग ए डायरेक्शन। सोचो ये एक थ्रेड है, मैं दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहा हूं, क्या मिड पॉइंट में टेंशन है? हाँ है, क्योंकि जोर से खींचेंगे टूट जाएगा। अच्छा टेंशन है, टेंशन किस डायरेक्शन में है? टेंशन अगर फोर्स है तो किस डायरेक्शन में? कोई तो डायरेक्शन होना चाहिए। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। नो 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 नो, लेट अस क्लियर। गलत 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 गलत। पहले मैं आपको समझाता हूं कि टेंशन किसको कहते हैं। इसीलिए तो हमारे रिलीजन में सब भगवान की पूजा करते हैं, कहाँ है मालूम नहीं है तो फंस जाते हैं। सब सोचते हैं मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर के पीछे जाके चप्पल चोरी कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि भगवान आगे की तरफ देख रहे हैं। ये गड़बड़। हमें सब कुछ मालूम होते हुए भी कुछ मालूम नहीं है। अब बड़ा कंफ्यूजन है हमारा स्टेटस, ठीक है? तो चलो देखते हैं टेंशन इन ए थ्रेड क्या है। टेंशन इन ए मासलेस थ्रेड। यहां पे देखो मैं एक दूसरा टर्म फिर यूज किया हूं। क्या टर्म है? मासलेस। मासलेस मतलब कोई थ्रेड है, हो सकता है कि एक हेवी रोप है या फिर कोई एक थ्रेड है, थ्रेड का मास इज नेग्लिजिबली स्मॉल। रोप है तो उसका कुछ मास होगा, वजनदार होगा, तो हम मासलेस थ्रेड की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? टेंशन इन ए थ्रेड, टेंशन इन ए थ्रेड at any point is defined as the force with which one section of the thread, one section of thread is pulling the other section. ध्यान रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पुलिंग, नो पुशिंग, पुलिंग द अदर सेक्शन। एट दैट पॉइंट। हाँ अच्छा ऐसा है क्या? दैट मीन्स टेंशन इज नॉट डिफाइंड एट ए पॉइंट, इट इज डिफाइंड ऑन ए सेक्शन। कैसा फोर्स है? पुलिंग फोर्स है। चलो ये स्टेटमेंट को थोड़ा हम लोग फिजिकली रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़े बड़े चीज दिया जा रहा है आपको, ढंग से हजम नहीं करोगे तो किसी काम का नहीं होगा, ठीक है? बड़े बड़े चीज दे रहा हूं, थोड़ा ढंग से हजम करो। क्या बोल रहा है? टेंशन इन ए थ्रेड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन ऑफ द थ्रेड इज पुलिंग द अदर सेक्शन एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। ये कोई एक वाल है, वाल के साथ कोई एक थ्रेड लगा है। अब ये थ्रेड को मैं यहां से पकड़ के खींच रहा हूं 10 न्यूटन फोर्स से। यहां पे टेंशन कितना है कोई पूछा, और आप भी जानते हो प्रॉपर आंसर। किसी को भी पूछोगे बच्चा बता देगा टेंशन कितना है। कितना है टेंशन? 10 न्यूटन। बच्चा बता देगा। देखा, सबको मालूम है। लेकिन चलो डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। अगर बिना डेफिनेशन के हिसाब से करोगे आगे चल के फंस जाओगे कैलकुलेशन करने में। डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। डेफिनेशन क्या कर रहा है? यहाँ पे टेंशन चाहिए। ओहो, तो एक काम करो, क्या करेंगे? इस थ्रेड को यहीं से काट दो। काट दिए।
दो टुकड़ा बन गया, ये हो गया दूसरा टुकड़ा, यहां से काट दिए, इधर को हम 10 न्यूटन में खींच रहे हैं, हम यहां से थ्रेड को काट चुके हैं। यहाँ पे टेंशन क्या है, कौन सा पॉइंट है, ये ए, तो ए दो टुकड़ा हो चुका है, A1 A2 में कन्वर्ट हो चुका है। अब पूछा है व्हाट इज द टेंशन हियर, तो देखना है कि एट दिस पॉइंट with what force one section is pulling the other section, ये A1 A2 को कितना जोर से खींच रहा है, कुछ एक फोर्स लगा के खींच रहा होगा, कुछ एक फोर्स लगा के खींच रहा होगा, that is the tension। समझ में आया क्या? but at the same time A2 भी A1 को खींच रहा होगा, क्यों? for every reaction there is an equal and opposite reaction। जैसे हम थ्रेड को काट दिए, A1 A2 में दो टुकड़ा बना दिए, तो हम देख रहे हैं कि A1 A2 को जितना फोर्स में खींच रहा है, A2 A1 को उतने जोर से खींच रहा है। whatever force they are pulling each other, that is the tension। so जैसे मैं आपको शुरू में पूछा, बताओ what is the tension at the midpoint? टेंशन इज नॉट डिफाइंड एट अ पॉइंट, इट इज डिफाइंड ऑन ए सेक्शन। कोई एक सेक्शन पे, ये सेक्शन पे टेंशन इधर को है, ये सेक्शन पे टेंशन इधर को है। टेंशन समझ में आया कि टेंशन हो गया रे भैया? टेंशन तो नहीं हुआ? नहीं। तो टेंशन क्या है, डेफिनेशन को देखो। मैं जानता हूं आप लोग सब बता दिए इसका टेंशन 10 न्यूटन है, लेकिन कैसे हुआ माइन्यूटली कभी नहीं समझे हो, इसलिए आगे चल के मैं कोचिंग देने वाला हूं जिसमें आप गड़बड़ करने लगोगे। तो ढंग से देखो, टेंशन इन ए थ्रेड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन ऑफ थ्रेड इज पुलिंग द अदर सेक्शन एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट में टेंशन चाहिए, इसको काट किए, दो टुकड़ा किए, पॉइंट ए को काट के A1 A2 बना दिए, A2 को A1 जितने जोर से खींच रहा है, दैट इज टेंशन। खींच रहा है, पुलिंग। टेंशन ऑलवेज पुल्स, इट नेवर पुशेस। आप थ्रेड लगा के किसी को पुश कर सकते हो क्या? नहीं, यू कैन ओनली पुल। तो हम कहेंगे A1 इज पुलिंग A2 विथ व्हाटएवर फोर्स, यू कॉल दैट टेंशन। विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स A2 इज पुलिंग A1। अगर आप लोगों को समझ में यहां तक आ गया, अब सोचो, जब मैं इसको 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहा था, तो क्या ये वाला सेक्शन बॉडी का मूव कर रहा था? नहीं। कैसे मूव करेगा? बंधा हुआ। अच्छा, मतलब ये वाला सेक्शन अभी मूव नहीं कर रहा है। मैं इधर से 10 न्यूटन फोर्स दिया हूं और ये इसको इधर को 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब टेंशन कितना है? ऑब्वियसली 10 न्यूटन, क्योंकि T 10 न्यूटन होगा तभी ना नेट फोर्स 0 होगा। इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, द बॉडी डज नॉट मूव। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। कोई बॉडी के ऊपर दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स आएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगा। मैं इधर को खींच रहा हूं 10 न्यूटन में, ये खींच रहा है T में और ये मूव नहीं कर रहा है, तो T कितना होना चाहिए? 10 न्यूटन। सिंपल सा। अगर आपको लगता है कि आपको सचमुच समझ में आ गया, तो मुझे अगला केस में बताओ क्या होगा आंसर। सपोज हियर इज ए थ्रेड। नाउ सोच के बताना, गलत सलत बताओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सपोज इधर से कोई खींच रहा है 10 न्यूटन में, अब इधर से कोई खींच रहा है 10 न्यूटन में। हमें पता करना है व्हाट इज द टेंशन एट ए। कैसे होगा, कितना होगा टेंशन एट ए? चलिए सोचिए और बताइए। क्वेश्चन देने की तुरंत बाद कितने लोग स्मार्टली आंसर बोल दिए। कोई बोल दिया 0, कोई बोल दिया 20 न्यूटन। तो इसका मतलब मैं अभी तक जो बकबका रहा था वो अंदर गया नहीं आपको, आप अपनी पुराने नॉलेज के साथ हो, है ना? यस, द आंसर यहाँ पे कोई है जो बोल रही है 10 न्यूटन। आंसर विल बी 10 न्यूटन ओनली। ठीक है? अरे बाबा, गो बैक टू द डेफिनेशन अगेन। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जो जानते हो उसी को पकड़ के रखते हो, छोड़ नहीं रहे हो। एक कहानी बताता हूं, ठीक है? एक छोटा सा कहानी बताता हूं। क्या हुआ, एक बार एक जगह चीनी का, शुगर का एक माउंटेन था और एक सॉल्ट का माउंटेन था, है ना? यहाँ पर एक चींटी रहता था, ठीक है? और ये चींटी क्या करता था, हरदम ये शुगर वाला माउंटेन से चीनी खाता था तो बड़े मजे में था। इधर एक सॉल्ट का माउंटेन था। यहाँ वाला जो चींटी है वो कभी चीनी नहीं खाया था, वो सॉल्ट ही खाता था और वो उसमें खुश था। एक बार दोनों एक दूसरे को मिले, चींटी और चींटा मिले। बोले अरे भाई तुम कहाँ रहते हो? मैं उधर वाले माउंटेन में। तुम कहाँ रहते हो? हम इधर वाले माउंटेन में। तो ये बोला चलो हमारे घर में चलो। कौन बुलाया?
सॉल्ट वाला चींटी शुगर वाला चींटी को बुलाया, दोनों मिलके गए, उसको थोड़ा सा सॉल्ट खाने के लिए दिया। खा के बोल रहा है अरे इतना ऐसा लग रहा है, सॉल्टी सॉल्टी लग रहा है, तुम इसी को खाते हो? हाँ ये, अरे हमारा उधर आओ, हम तुमको अच्छा चीज खिलाएंगे। कौन बोला? शुगर वाला सॉल्ट वाले को। बोला ठीक है, अगले दिन आते हैं। अगले दिन शुगर वाला चिंटी अपना माउंटेन पे वेट कर रहा है, सॉल्ट वाला चिंटी वहां से धीरे धीरे निकल के इसके घर में आया। आने के बाद बोला तुम बोले थे कुछ खिलाओगे, और ये इसको थोड़ा सा शुगर खिलाया। खाने के बाद सॉल्ट वाला चिंटी क्या बोल रहा है? कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट वही लग रहा है जो मेरे को लग रहा था वहां। ऐसा कैसा हुआ बताओ? डेली सॉल्ट खाता था, आज शुगर खा रहा है, उसके बाद भी बोल रहा है कि वैसे ही लग रहा है जैसे पहले लग रहा था। क्योंकि वो जब यहां से निकला, कौन? सॉल्ट वाला चिंटी, सोचा कि इतने दूर जा रहे हैं, क्या मालूम वहां पर वो क्या खिलाएगा क्या नहीं खिलाएगा, टिफिन लेके चलते हैं। और टिफिन लेगा कैसे? थोड़ा सा सॉल्ट अपनी दांतों तले दबा के चलने लगा। तो उसके मुंह में सॉल्ट ऑलरेडी था, जितना भी शुगर खाओ उसको सल्टी ही लग रहा था। समझ में आ रहा ना? सो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर आउट दी मिसकंसेप्शंस। आप थोड़े थोड़े कंसेप्ट डेवलप कर दियो अपने हिसाब से, उस मिसकंसेप्शन को छोड़ोगे तो बाकी चीजें समझ में आएगा। लेट अस सी क्या बोल रहा है यहाँ पे। आपका अंदर जो मिसकंसेप्शन है टेंशन का, भूल जाओ उसको। ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। हम क्या बोले? आपको चाहिए क्या? टेंशन। अच्छा तो सिंपल सा चीज है, क्या करेंगे? पहले हम इस थ्रेड को ए से कट करेंगे। चलिए कट कर देते हैं। ये अभी देखो कुछ लोगों का दिमाग खुलने लगा है। ये 10 न्यूटन था, ये हो गया A1, ये हो गया A2, इधर से कोई खींच रहा है 10 न्यूटन में। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? ये इसको जितने जोर से खींचेगा वही टेंशन है, और ये इसको जितने जोर से खींचेगा ये भी उसको उतनी जोर से खींचेगा। For every reaction there is an equal and opposite reaction. अच्छा अभी टेंशन पता करना है। When you are pulling the thread with equal and opposite forces at the two ends, is the thread moving? No, the thread is not moving. If the thread is not moving, this is also not moving. अच्छा थ्रेड नहीं मूव कर रहा था, समझ में आ रहा है? इधर 10 है, इधर 10 है, टन 0 हो गया। इसमें ये क्यों नहीं मूव कर रहा है? इधर कोई खींच रहा है 10 में, इधर कोई खींच रहा है T में, मूव नहीं कर रहा है। मतलब how much is T? Are you getting? Tension is 10 Newton only. Yes. कंसेप्ट को पकड़ो नहीं तो फंसोगे आगे। ठीक है, तो क्या देखे? टेंशन इन ए थ्रेड इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? चलिए आपको ये चीजें समझ में आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं आपको अगला क्वेश्चन देने वाला हूं। देखने के लिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। चलिए मैं आपको एक सिंपलर क्वेश्चन देता हूं। ये था केस, यहां से कुछ ऐसे हो गया और आपको पता चल गया कि टेंशन इज 10 न्यूटन। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया और सबको समझ में आ गया, कोई नई चीज नहीं। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है ना, आप किसी को भी पूछ के देखो, पहले तो गलत आंसर आएगा। अगर हमारे पास पढ़ा होगा तो सही आंसर देगा, नहीं तो मोस्ट लाइकली दे विल गो फॉर ए रॉन्ग आंसर। लेट अस सी दूसरा क्वेश्चन। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक थ्रेड है और उसका एक एंड फ्री है, और इस एंड को आप 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहे हो। बताओ टेंशन कितना है? कोई थ्रेड जमीन पे पड़ा हुआ है, एक तरफ से पकड़ के आप जोर से खींचोगे, टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। बट रिमेंबर, नहीं टूटने का कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इट शुड बी मासलेस। अगर रस्सी होगा जोर से खींचोगे हो सकता है टूट जाएगा, अगर मासलेस थ्रेड है तो नहीं टूटेगा। तो आप कहोगे टेंशन इज 0। दिस इज ए थिंग दैट यू मस्ट फिजिकली रियलाइज। तो आप देखोगे ये टेंशन होगा 0। अच्छा मैं अगर इसको 10 न्यूटन की जगह मैं कर देता हूं सपोज 8 न्यूटन, तो क्या कहोगे? टेंशन कितना है? 0। समझ में आ गया। नाउ लेट मी चेंज द केस अगेन। मैं केस चेंज कर रहा हूं। अब इधर को फोर्स दे रहा हूं 10 न्यूटन, इधर को फोर्स दे रहा हूं 18 न्यूटन। हमें पता करना है व्हाट इज द टेंशन इन दिस थ्रेड। रिमेंबर थ्रेड्स आर ऑल मासलेस। आई एम टॉकिंग अबाउट मासलेस थ्रेड्स। 8 न्यूटन पहला आंसर है। एनी अदर आंसर?
0। दूसरा, एनी अदर आंसर? नहीं, दे आर बीइंग पुल्ड, थ्रेड इज पुल्ड इन टू डायरेक्शंस। इधर को 18 न्यूटन फोर्स आ रहा है, इधर को 10 न्यूटन फोर्स आ रहा है। इसका मतलब अभी तक जो नमक आप लोग दांतों तले दबा रखे हो उसको छोड़े नहीं हो। कोई तुरंत माइनस कर दिया, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 8 न्यूटन, ऐसे बोल दिया, मतलब वो जो नमक आप दाब रखे हो दांतों तले उसको निकालो। चलो सोचते हैं पहले इसको। ये है जो 10 और 18 न्यूटन वाले फोर्सेस, ये सोचो मैं यहाँ पे दो फोर्स लगा देता हूँ, एक 10 न्यूटन का और एक 8 न्यूटन का। बात है, क्यों हुआ? मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ और एक 8 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ। बात तो हुई है। इन तीनों फोर्स के लिए मुझे टेंशन पता करना है। अच्छा, तो इन दोनों फोर्स के लिए, ये 10 के लिए टेंशन क्या होगा? When there are 10 and 10 at either end, tension was 10, नहीं? अच्छा, तो ये टेंशन होगा 10 प्लस 8 न्यूटन। एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है, फ्री है क्या? नहीं है, तो क्या होगा टेंशन? 0। टोटल टेंशन क्या हो गया? सेम 10 न्यूटन। रिमेंबर, दिस इज ऑल वैलिड ओनली फॉर मासलेस थ्रेड्स। मासी ग्रोथ होगा तो नहीं होगा। So when there are two unequal magnitude forces acting at the two ends of a thread, the tension is equal to the smaller force out of the two, not the larger force. मैं इसको ये बताना पड़ा क्योंकि आप में से कोई शुरू में बोल दिया जिधर को स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा उधर को होगा। ऐसा नहीं है, जिधर को स्मॉलर फोर्स होगा उतना होगा टेंशन। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस। गहराई तक जाओ तो बाहर नहीं निकल पाओगे अगर ढंग से समझोगे। यस, with what force one section is pulling the other section, that is what is called the tension in the thread. ठीक है, tension is a force। अच्छा, ठीक है। पॉइंट नंबर सी में टेंशन के बारे में और एक इंपोर्टेंट देखेंगे। For a continuous thread passing over smooth supports, for continuous thread passing over smooth supports, the tension at every point is the same। ध्यान रखो, मैं बहुत मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट्स कॉइन करता हूं। आई से थ्रेड, आई डोंट से रोप। व्हेन आई से रोप हैज इट्स मास, थ्रेड मींस मासलेस। कोई थ्रेड अगर कंटिन्यूअस है तो टेंशन उसका हर जगह बराबर होगा। जैसे अभी मैं बता रहा था कि ये कोई एक थ्रेड है, ये थ्रेड को इधर से आप 10 न्यूटन में खींच रहे हो, यहाँ का टेंशन 10 न्यूटन, यहाँ का टेंशन 10 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन 10 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन 10 न्यूटन। टेंशन कैन नॉट बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है क्या? टेंशन हैज टू बी सेम एट ऑल दीज पॉइंट्स। अच्छा, और अगर हम सपोज कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, अलग अलग थ्रेड हो जाएगा, तो कैसे होगा? थ्रेड मस्ट बी ए कंटिन्यूअस वन पासिंग ओवर स्मूथ सपोर्ट्स। सपोज मैं आपको और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं कहूं कि यहाँ पे कोई एक थ्रेड ऐसे गया है, यहाँ पे कोई एक पुली लगा है, अब ये थ्रेड यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ पे कोई एक पुली लगा है, यहाँ से थ्रेड ऐसे आया है, ठीक है, एक थ्रेड ऐसे आया, एक थ्रेड यहाँ से ऐसे आया है। ये जो थ्रेड है इसको आप कुछ 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहे हो, तो टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी क्या होगा? आप कहोगे ऐसा किस, हर जगह टेंशन वही होगा। यस, यही चीज आपको समझना है। आप कहोगे टेंशन एट ए,
टेंशन एट ए, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी, एंड दैट ऑल विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन ओनली। यस, है ना मजेदार? कि टेंशन इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू ए कंटिन्यूअस थ्रेड। अगर चीजें आपको समझ में आ गया, अगला एग्जांपल बताइए। सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक स्मूथ पुली है, अब इस पुली के ऊपर से कोई एक थ्रेड ऐसे लगा है, इधर से कोई एक दूसरा थ्रेड यहाँ पे लगा है, ये 4 kg का मास है, ये 10 kg का मास है। पूछा है आउट ऑफ ए एंड बी वेयर टेंशन इज मोर। आप कहोगे कहां पे टेंशन ज्यादा होगा? यस, नो नो नो, अगेन आप अपना पुराने आइडिया में चले जा रहे हो। टेंशन एट ए विल बी इक्वल टू कंटिन्यूअस थ्रेड। हर जगह टेंशन बराबर होगा, टेंशन कैन नॉट बी डिफरेंट, टेंशन कैन नॉट बी डिफरेंट, टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। कितना होगा वो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा वो यहाँ पे होगा। टेंशन एट ए विल बी इक्वल टू टेंशन एट बी। किसी एक कंटिन्यूअस थ्रेड में अलग अलग पॉइंट में अलग अलग टेंशन नहीं हो सकता। सर ऐसा कैसे? सर आप इतने सारे बोल दोगे, हम लोग क्या रख के याद रखेंगे? कोई लॉजिक है कि आप इसे बोल दो? अरे लॉजिक तो है, आप थोड़ा सा सोचोगे तो बन जाएगा। देखो तो क्या है, मैं सपोज मैं कहता हूं इसको आप 10 न्यूटन फोर्स पे खींचे, तो यहाँ पे टेंशन 10 न्यूटन हुआ। अगर टुकड़े टुकड़े करेंगे, इसको एक टुकड़ा किए आप 10 में खींच लो, इसको बगल वाला टुकड़ा टी में खींच रहा है, बगल वाला टुकड़े को ये खींच रहा है टी में, बगल वाला टुकड़ा भी नहीं मूव कर रहा, मतलब ये भी खींच रहा है टी में। दे आर ऑल पुलिंग ईच अदर विथ टी फोर्स ओनली, isn't it? None of them are moving, so the tension has to be same at every point. So for a continuous thread, tension here, 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 everywhere tension is same. इनको मत देखो, टेंशन में आ जाओगे। टेंशन देने का है, लेने का नहीं है। क्या है? फोर्स with which one section is pulling the other section. क्या मैं आपका थोड़ा थोड़ा मिसकंसेप्शन को दूर कर पाया? Yes. Again, someone is confusing and asking what is the direction of tension. Tension is not defined at a point; it is defined on a section. जो भी सेक्शन के ऊपर देखोगे वो पुलिंग फोर्स है, वो सेक्शन को पुल कर रहा है। एक सेक्शन के ऊपर इधर को हुआ तो अलग सेक्शन के ऊपर उल्टा होगा। But tension is always a pulling force. Remain free from tension. Don't be in tension. फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।